नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। देश की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात आज संसद के दोनों सदनों में हुए हंगामे की। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद के दोनों सदन बाधित रहे। बात करेंगे बीजेपी के मिशन 2024 की। बताएंगे उन 4 राज्यों के बारे में जहां बीजेपी का इस बार विशेष फोकस रहेगा। यह भी बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विश्व भारती विश्वविद्यालय और अमर्त्य सेन के बीच भूमि कब्जा विवाद ने कैसे सियासी रंग ले लिया है, इस पर भी करेंगे बात। और न्यायपालिका से जुड़ी खबरों में जमानत आदेश के बाद कैदियों की समय पर रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं, आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ और। तो आइए शुरू करते हैं देश की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की। इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कार्रवाई शुरू होने से पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद के बजट सत्र का गुरुवार को तीसरा दिन था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर दिया और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक फैसला लिया है कि आर्थिक दृष्टि से देश में जो घटनाएं हो रही है उसे सदन में उठाना है। इसीलिए हमने एक नोटिस दिया था। हम इस नोटिस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन जब भी हम नोटिस देते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की। ये बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में हुई। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों का विश्वास बैंक और एलआईसी से उठ जाएगा। कुछ कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, ईडी और सीबीआई को एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो वो भी कई बिजनेसमैन की तरह देश से भाग जाएंगे और देश के करोड़ों लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अपने कुछ को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी बैंक और एलआईसी के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि पूरा विपक्ष दोनों सदनों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी के स्टॉक क्रैश होने का मुद्दा लगातार उठाएगा। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस notice under Rule 267 for 2nd February 2023. I hereby give notice under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States of Rajya Sabha of my intention to move the following मोशन फॉर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस। देखिए, अडानी के झूठ और फ्रॉड का जो पहाड़ है वो ताश के महल की तरह धीरे धीरे गिर रहा है। और जब वो ताश के महल की तरह गिर रहा है तो इस देश के करोड़ों निवेशकों के मन में चिंता है। जिन लोगों ने अपना पैसा एलआईसी में लगा रखा है, जिन लोगों ने अपना पैसा एसबीआई में लगा रखा है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ के लोन एसबीआई और एलआईसी ने अडानी को दे रखा है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आके लोगों की चिंता दूर करनी चाहिए। भारत की वित्त मंत्री को सामने आकर ये बताना चाहिए कि आरबीआई क्या कर रही है, सेबी क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है।
वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूरे मामले पर सरकार का रुख रखा। इस बीच कांग्रेस ने अडानी मामले पर 6 फरवरी को पूरे देश में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। way in which the government of India is using the common people money, the public sector, for supporting their closest friends in this way is quietly contemptible and unacceptable. The Congress party is decided to have a national-wide agitation on Monday throughout the district of this nation. Our party leaders and workers will have a demonstration in front of the LIC's office and the SBI offices throughout the country on Monday. इस बीच सूत्रों की माने तो आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए गए कर्ज की जानकारी की मांग की है। शेयर मार्केट में भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में 10% तक की गिरावट देखी गई। इससे पहले बुधवार देर रात अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही थी। बुधवार को अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 26.70% से गिरकर 21.75% पर बंद हुआ था। इस गिरावट को ही एफपीओ वापस लेने की वजह मानी जा रही है। गौतम अडानी ने एफपीओ रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया। इसमें इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा किया। अडानी ने कहा कि पिछले हफ्ते स्टॉक में हुए उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट में आपका भरोसा हमारे लिए आश्वासन देने वाला है। मेरे लिए निवेशकों का हित सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। इसलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ वापस ले लिया है। बोर्ड ने महसूस किया कि एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। हमारे इस फैसले से हमारे मौजूदा ऑप्शंस और भविष्य की हमारी योजनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस रखना जारी रखेंगे और हमारी ग्रोथ आंतरिक संसाधनों से मैनेज की जाएगी। जैसे ही बाजार स्थिर होगा, हमारी कैपिटल मार्केट स्ट्रेटेजी का रिव्यू करेंगे। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का एफपीओ 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 31 जनवरी को बंद हुआ था। इसका प्राइस बैंड 3,112 रुपए से 3,276 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। कंपनी इन पैसों से मौजूदा कर्ज को कम करने के साथ एक्सपेंशन के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाना चाहती थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ है। देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी उन प्रभावित इन्वेस्टर्स में से एक है। अडानी ग्रुप के शेयरों में LIC का 24 जनवरी को टोटल इन्वेस्टमेंट 81,068 करोड़ रुपए था, जो 27 जनवरी को गिरकर 62,621 करोड़ रुपए रह गया है। इस हिसाब से LIC को 2 ट्रेडिंग सेशन में करीब 18,646 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और राजनीतिक दल उसी हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कई स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। अलग अलग राज्यों के हिसाब से रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी का फोकस इस बार 4 ऐसे राज्यों पर है जहां उसकी सरकार नहीं है और वहां कभी कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। रिपोर्ट देखते हैं। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा ये 4 राज्य हैं जहां हाल में कांग्रेस कमजोर हुई है और बीजेपी इसका ध्यान रखते हुए रणनीति बना रही है। लेकिन सिर्फ एक यही वजह नहीं है, बल्कि पार्टी को लगता है कि इन राज्यों में प्रदर्शन अगले चुनाव में काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार हार जीत का अंतर कम था। ये वो 4 राज्य हैं जो बीजेपी की रणनीति के केंद्र में है। खास बात यह है कि इन चारों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। महामंथन के केंद्र में 4 राज्यों के आने के पीछे कई वजह है और उसमें एक है पिछला यानी 2019 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने 93 सीटों का टारगेट किया है। इसके पीछे बड़ी वजह है 2019 का लोकसभा चुनाव। 93 लोकसभा सीटें 4 राज्यों के बीच हैं। यहाँ अलग अलग दलों की सरकार है। खासकर इनमें क्षेत्रीय, क्षत्रप
और प्रमुख चुनावी खिलाड़ी यही हैं। कभी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में इन चारों राज्यों में कई सीटों पर जीत हार का अंतर काफी कम था। साथ ही जो भी विजयी उम्मीदवार थे उनमें से कई कुल डाले गए वोटों का 50% भी हासिल नहीं कर सके थे। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो उड़ीसा में जो कैंडिडेट जीते उनमें 85% से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों को 50% से कम वोट मिले। इसके अलावा बाकी 3 राज्य पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और पंजाब हैं। यहाँ ऐसी करीब 75% से अधिक सीटें थी। इन 4 राज्यों को देखा जाए तो तेलंगाना और पंजाब में कांग्रेस कमजोर हुई है, लेकिन उतनी नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उसकी स्थिति इन 2 राज्यों के मुकाबले और भी कमजोर है। बीजेपी की रणनीति में इस बार खास तौर पर मिशन साउथ है, उसमें तेलंगाना प्रमुख है। पार्टी को लगता है वो यहाँ सरकार बना सकती है। वहीं पंजाब को लेकर बीजेपी खास रणनीति तैयार कर रही है और फरवरी-मार्च के महीने में इसको लेकर खास तैयारी है। बीजेपी ने पंजाब को लेकर 2024 के लिए पूरा प्लान बनाया है। मार्च महीने से शुरू होने वाली बीजेपी की यात्रा 13 लोकसभा सीटों में से हर सीट पर 18 दिन रुकेगी। पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर, सुनील जाखड़ और हाल ही में मनप्रीत बादल भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। बीजेपी इन नेताओं को लेकर अगले चुनाव की रणनीति में जुट गई है। देश के सबसे बड़े सियासी राज्य यूपी, गुजरात समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की स्थिति अब भी मजबूत देखी जा रही है। बात की जाए तो यूपी समेत 12 ऐसे राज्य हैं जिनमें लोकसभा की कुल 244 सीटें हैं और बीजेपी ने इनमें से 215 पर जीत हासिल की थी। खास बात ये भी है कि इन राज्यों में बीजेपी को 50% से अधिक वोट हासिल हुए। यूपी, गुजरात के अलावा दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश इसमें शामिल हैं। इन राज्यों में बीजेपी की अब भी स्थिति मजबूत बताई जा रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी मजबूत थी, लेकिन साथ ही बदलने से इस बार स्थिति वैसी नहीं है। हाल के सर्वे में भी इस तरह की बात सामने आई। इनमें खासकर बिहार और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में पिछले चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन था, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े अलग हैं। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से रणनीति तैयार कर रही है। जिन राज्यों को लेकर ये कहा जा रहा है कि पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है, उसकी भरपाई के लिए पार्टी अलग रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति के तहत फोकस इन 93 सीटों पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस सियासी बयानबाजी में जुट चुके हैं। दोनों ही दलों की जनता को लुभाने की कोशिशें जारी हैं। साथ ही दोनों पार्टी एक दूसरे के वादों पर सवाल खड़े कर रही हैं। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी बिसात बिछ चुकी है और प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस के 15 महीने तक सत्ता में रहने का हिसाब मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने कई झूठे वादे किए, लेकिन घोषणा पत्र में किए गए कोई भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। शिवराज ने कहा कि वो कमलनाथ से पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ ने फैसलों के नाम लिखकर कहा था कि वो गेहूं, चना, सरसों हो या चावल सभी पर बोनस देंगे। 1.25 साल के राज के दौरान कमलनाथ ने एक आदमी को भी बोनस क्यों नहीं दिया। वहीं मुख्यमंत्री के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि सुना है शिवराज उनसे सवाल कर रहे हैं कि हमने किन वादों पर अमल किया और किन पर नहीं कर पाया। ऐसे सवाल कोई अस्थिर मति का व्यक्ति ही कर सकता है। मुख्यमंत्री का काम सवाल पूछना नहीं, जनहित की योजनाओं पर अमल करना है। अगर हमारी घोषणा जनहित की है तो आप इसे लागू करें। वैसे आप कुछ महीने के लिए सवाल बचा कर रखिए। प्रदेश की जनता आपको कुर्सी से हटाकर सवाल पूछने का खूब समय देने वाली है। मुझे लगता है कि आप उसी की नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के जवाब पर फिर शिवराज ने कहा, हमने कमलनाथ से सवाल पूछा तो वो बौखला गए। अब वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री कोई सवाल पूछता है क्या? तुम जनता को भ्रमित करते रहो, झूठ बोलते रहो और हम तुमसे पूछे भी नहीं।
उन्होंने आगे ये भी कहा कि तुम ये बताओ वादे पूरे क्यों नहीं किए गए। कल मैंने पूछा था, कांग्रेस ने 2018 में किसानों को वादा किया था गेहूं, चना, सरसों से लेकर सभी फसलों पर बोनस देंगे, लेकिन ढेला नहीं दिया और फिर भ्रम फैलाने निकले हैं। जवाब देना पड़ेगा, पहले दिए वादे क्यों पूरे नहीं किए, बोनस क्यों नहीं दिया, इसका जवाब दो। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज दूसरा सवाल फिर पूछेंगे। कमलनाथ आपने 2018 के घोषणा पत्र में कहा था कि दूध उत्पादक कृषकों को दुग्ध संघ के माध्यम से प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देंगे। 1.25 साल में आपने कुछ दिया क्या? जवाब देना पड़ेगा, जनता जवाब चाहती है। वहीं कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी विकास कार्य न करने की शपथ ले चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने बीजेपी के नारी शक्ति संकल्प पत्र में कुछ वादे किए थे। इसमें कृषि उपज और दूध के प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए महिला स्वयं सहायता समूह और एफपीओ को 20 लाख रुपए तक का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया था। क्या आप जनता के सामने तथ्य रख कर बताएंगे कि इस घोषणा पर क्या प्रगति हुई, या फिर दूध पर किए गए इस वादे का भी आपने दही कर दिया? कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज को सलाह दी कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को पहचानिए, गाल बजाना बंद कीजिए और हाथ चलाना शुरू कीजिए। जो कुछ महीने आपकी खरीद फरोख्त की सत्ता के बचे हैं, उसमें एक आध काम तो जन कल्याण का कर दीजिए। साफ है, चुनाव के पहले दोनों ओर से सियासी हमले तेज हो गए हैं। जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि जनता किसकी सुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। विश्व भारती विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर अवैध रूप से भूमि कब्जा करने के आरोप पर शुरू हुए विवाद ने अब सियासी रंग ले लिया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें 2 टूक जवाब दिया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक बयान जारी किया है। बयान में विश्वविद्यालय ने कहा कि विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हम आपके आशीर्वाद के बिना बेहतर हैं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पर चलते हैं। बयान पर विश्व भारती की प्रवक्ता महुआ बनर्जी के हस्ताक्षर है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर अवैध रूप से जमीन कब्जाने का आरोप लगाने पर विश्वविद्यालय पर निशाना साधा था। ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के रिकॉर्ड दिखाते हुए कहा था कि जमीन वास्तव में अमर्त्य सेन के पिता आशुतोष सेन को दी गई थी। इसीलिए विश्वविद्यालय का ये कहना है कि जमीन पर अवैध कब्जा है, सही नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि मैं जानकारी के आधार पर सच बताना चाहती हूं और इसीलिए मैं यहां आई हूं। आप कह सकते हैं कि उनके साथ हुई बेइज्जती के लिए मैं ये कागजात अमर्त्य सेन को सौंप रही हूं। भविष्य में बीजेपी को उनकी बेइज्जती करने की ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। बीजेपी समर्थकों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि विश्व भारती को अपना विश्वविद्यालय चलाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और छात्रों का भगवाकरण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुलपति का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने कहा कि जो दावा करते हैं कि अमर्त्य सेन का अपमान नहीं किया, वही उनके नोबेल पुरस्कार पर सवाल उठाते हैं। ममता बनर्जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी छात्रों से भी मुलाकात की थी और उन्हें परिसर में अशांति को समाप्त करने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि विश्व भारती का विरोध करना और उसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रकृति के बीच खुले में शिक्षा, अगर किसी को लगता है कि वे छात्रों प्रोफेसरों का बल प्रयोग करके भगवाकरण कर सकते हैं, तो याद रखें कि भले ही कोई उनके साथ खड़ा न हो, मैं उनके साथ हूँ। ममता बनर्जी ने विश्वविद्यालय से अमर्त्य सेन से माफी मांगने को भी कहा था। इससे पहले विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती ने संवाददाताओं से कहा था कि हमने अमर्त्य सेन को एक पत्र सौंपा है और हमारा आरोप है कि लैंड डीड के अनुसार उन्हें जो जमीन आवंटित की गई थी वह 1.25 एकड़ है, लेकिन अमर्त्य सेन दावा 1.38 एकड़ पर करते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि अमर्त्य सेन को इस तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप घोष ने संवाददाताओं से कहा कि अमर्त्य सेन कई लोगों के लिए आदर्श है और उन्हें इस तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अगर इसमें कोई सच्चाई है तो उन्हें खुद सामने आकर इसकी घोषणा करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।
अब खबर कोर्ट से। जमानत आदेश के बाद भी कैदियों को रिहाई मयसर नहीं होती है। कभी ऑर्डर देर से पहुंचता है तो कभी कैदियों के पास बांड भरने के पैसे नहीं रहते। इस मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जमानत मिलने के बावजूद पैसों की कमी या अन्य किसी कारण से रिहाई नहीं होने का मामला गंभीर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान अदालत ने उन विचाराधीन कैदियों के मुद्दे पर दिशा निर्देश जारी किए हैं जो जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के कारण जमानत का लाभ दिए जाने के बावजूद हिरासत में हैं। ये दिशा निर्देश हैं। बेल के अगले दिन कैदी को ईमेल द्वारा जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी। बेल से 7 दिनों के भीतर रिहाई नहीं तो जेल अधीक्षक DLSA को सूचित करे। NIC ई-जेल सॉफ्टवेयर में आवश्यक फील्ड बनाने का प्रयास करेगा ताकि जेल विभाग द्वारा जमानत देने की तारीख और रिहाई की तारीख दर्ज की जा सके। अभियुक्तों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स की मदद। रिहाई के बाद बेल बॉन्ड की मांग पर कोर्ट अस्थायी जमानत देने पर विचार कर सकती है। बेल की तारीख से 1 महीने के भीतर बेल बॉन्ड प्रस्तुत नहीं होता, कोर्ट स्वतः संज्ञान में ले सकता है। ये निर्देश 3 एमिकस क्यूरी द्वारा अदालत में प्रस्तुत विस्तृत और व्यापक सुझावों का हिस्सा है। ASG KM नटराज से चर्चा के बाद एडवोकेट गौरव अग्रवाल, लिज मैथ्यू और देवांश A मोहता को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय S ओका की पीठ ने आदेश में ये भी कहा कि भारत सरकार को नालसा के साथ चर्चा करनी चाहिए कि क्या वो SLSA और DLSA के सचिवों को संरक्षित आधार पर ई-जेल पोर्टल तक पहुंच प्रदान करेगी या नहीं। जेल अधिकारियों के साथ बेहतर अनुवर्ती कार्रवाई की सुविधा प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN न्यूज। व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लोग उसकी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से बाध्य नहीं है और न ही नए डेटा कानून आने तक ऐप के काम पर असर होगा। इस पर कोर्ट ने व्हाट्सएप को निर्देश दिए कि वो इस बारे में 5 नेशनल अखबारों में कम से कम 2 बार फुल पेज विज्ञापन दे, जिससे लोगों को इस बारे में पता चल सके। 5 जजों की संविधान पीठ व्हाट्सएप की निजता पर सुनवाई कर रही है। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप से इन बातों का व्यापक प्रचार करने को कहा कि लोग उसकी 2021 की पॉलिसी मानने को फिलहाल बाध्य नहीं हैं। इसके लिए नेशनल टेलीविजन के जरिए इसकी जानकारी लोगों को दे। इस पर व्हाट्सएप की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि इसकी जानकारी वेबसाइट पर मौजूद है। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि वेबसाइट पर कौन दिखाता है, आप इसे टीवी पर भी दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लोग व्हाट्सएप की 2021 की पॉलिसी मानने को फिलहाल बाध्य नहीं होने की जानकारी 5 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विस्तृत रूप से जानकारी देगा। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार के इस आश्वासन को भी नोट किया, जिसमें कहा गया है कि मार्च में संसद में नया डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप ने कहा कि पॉलिसी के अनुसार वो अपने यूजर्स का सेंसिटिव पर्सनल डेटा प्रोसेस नहीं करता है। व्हाट्सएप ने कोर्ट को बताया कि वो उपभोक्ता के कौन से मोबाइल नंबर व्हाट्सएप में कब रजिस्टर्ड हुए हैं और किस तरह का मोबाइल ऐप वो ऑपरेट करते हैं, इसकी ही जानकारी साझा की जाती है। इसके अलावा वो और कोई जानकारी साझा नहीं करते। इसके बाद कोर्ट ने मामले में दिशा निर्देश जारी करने के लिए 11 अप्रैल की तारीख तय कर दी। इससे पहले हुई सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों के लोगों के पर्सनल डेटा शेयर करने का विरोध किया था। केंद्र ने कहा कि डेटा शेयर करना जीने के अधिकार के खिलाफ है। पर्सनल डेटा संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ यानी जीने के अधिकार का अभिन्न अंग है। टेलीकॉम कंपनियां या सोशल नेटवर्किंग कंपनियां आसानी से किसी उपभोक्ता का डेटा तीसरे पक्ष को शेयर नहीं कर सकती और अगर कंपनियां उपभोक्ता के करार का उल्लंघन करती है तो सरकार को दखल देना होगा और कानून बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट APN न्यूज।
तो देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।